मैं आऊंगा राशिद साहब, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। यहाँ जयदीप साहब ने उसको अपडेट किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रियाद में अभी जो सऊदी अरब की राजधानी है वहां बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ये हमला इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है राइटर्स के मुताबिक कि एक तुर्की राजनयिक जराए ने इंकशाफ किया है कि अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की और यूएई के अफसरान के आज रियाद में आयोजित होने वाली बैठक भाग लेने की उम्मीद है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ ये मीटिंग होने की उम्मीद थी, दूसरी तरफ ये हमला है। अब ये देखना होगा कि हमला किसने किया, कौन करवाया, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद ये अटैक कराया गया। क्योंकि देखिए इस वक्त जिस तरह की जिस लेवल की साजिशें चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें इजराइल और अमेरिका भी हमला कराने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनका यही प्लान है कि हम दूर हो जाएं और ये आपस में लड़ जाएं, ये इनमें आपस में जंग शुरू हो जाए। ये भरपूर कोशिश है, जबरदस्त तरीके से ये दोनों को लड़वाने के चक्कर में हैं। लेकिन अभी तक आज देखिए टर्की ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपना आपको एयर स्पेस नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। अब उसको क्या लिख रहे हैं, डर गया ईरान से टर्की। ये आप बताइए, यानी अगर वो नहीं दे रहा है तो ईरान से डर गया, यानी दे दे। हा? तो अच्छी बात है ना कि ईरान से डरा, अमेरिका से नहीं डरा, ये तो अच्छा है। अपने ही भाई से डर गया ना, ये एस्टीन वाले से तो नहीं डरा, अल्लाह वालों से डरे तो अच्छी बात है। भाई अगर एक अल्लाह वाले से कोई दूसरा अल्लाह वाला डर जाता है तो ये तो मोमिनाना सिफात है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये मोमिनाना सिफात है। लेकिन एस्टीन वाले से डर जाए तो ये बुजदिलाना सिफात है, क्या आप जालिम के साथ डर गए हो। तो बहरहाल यहाँ पे ये खबर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और तिल अवीव में एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग पर हसन रिजवी साहब ने दिया, ये अभी की खबर है कि तिल अवीव में एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। पूरी बिल्डिंग जो है वो खाक में मिल गई है, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ तबरेज आलम साहब भी आ गए हैं। यहाँ पे फिरोज साहब लिखा है कि यहाँ पे मुमताज साहब हमले चालू हो गए हैं, सऊदी हो तो कतर में सब ने हमले चालू हो गए हैं, जो ईरान ने कहा था और बताकर ईरान हमला कर रहा है, अब नहीं रुकने वाला, यहाँ बताया जा रहा है। इसके अलावा परवीन गुलाबशाह ने लिखा है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अफसर रिजाइन दिया और साथ साथ ये भी कहा है कि ईरान से जंग करने में किसी से मशवरा नहीं लिया गया। ट्रंप अपने, भाई ये 2 दिन पहले की खबर है, जरा खबर देख लिया कीजिए आप लोग, पुरानी खबर फिर न पढ़ो तो फिर बार बार कि आपने खबर हमारी नहीं देखी। आप देख लिया कीजिए, 2 दिन पहले खबर है। यहाँ पे यादवेंद्र जी आए हैं, यादवेंद्र दत्त मिश्रा, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम। उन्होंने कहा मुमताज भाई, ईरान के बुशहर नेचुरल गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने यूएई, सऊदी, कतर के गैस और तेल प्लांट से आबादी को खाली करने का ऐलान किया है और हमला होगा कि उसे खाली कर दो, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें तबाह करेंगे। ये खबर आ रही है। राशिद साहब अपनी बात कंप्लीट करें और फिर जैसे ही कोई अपडेट आती है बड़ी, मैं फिर अपडेट करूंगा और अब्दुल वाहिद साहब के पास आऊंगा। और अब्दुल वाहिद साहब भी इतनी देर में अपडेट हो गए होंगे, तो उनसे फिर हम अगली बातचीत करेंगे। राशिद रिजवी साहब जी। तो मुमताज भाई, आज एक न्यूज और आई थी, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जुलानी को फोन किया और कहा कि तुम उधर जाकर के हिजबुल्लाह की घेराबंदी करो, लेबनान बॉर्डर पे अपने लोगों को लगाओ और हिजबुल्लाह को की घेराबंदी करो। लेकिन उसको ये काम करने के लिए मना किया है टर्की ने। टर्की ने जुलानी को कहा कि तुमको इस लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खामोश बैठो। अब देखना यह है कि ये जुलानी किसकी बात मानता है, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता है या कि टर्की की बात मानता है, अर्दोगान की।
क्योंकि उसको लेके अर्दोगान आए हैं, सपोर्ट किया पूरा सऊदी अरबिया ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, तब लाके इनको सत्ता दी गई थी। हर आदमी चाहता है ना कि आसपास के मुल्क हमारे चेले चपाड़ी हों। तो ये आजकल अमेरिका को देख के सबको शौक सवार हो गया है। जैसे इन्होंने वेनेजुएला वाले को उठा दिया, वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी प्रेसिडेंट हो गई, अब वो इनकी कठपुतली हो गई है। और इसी के साथ अभी हम जिस कंट्री की बात कर रहे थे, क्यूबा की, क्यूबा वाला इनके कंट्रोल में था नहीं, अब उसको धमकी दी जा रही है हम कब्जा कर लेंगे, ये हमारे इशारे पे नाचो। तो जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है और डोनाल्ड ट्रम्प इनाम रखते हैं और ये सुपारी किलर की तरह काम कर रहा है। हर मुल्क के जो अपने अंदर के कानून होते हैं उसमें ये होता है कि किसी ने किसी का मर्डर किया, सीधे पकड़ो जेल भेजो, और मर्डर उसकी मंशा क्या थी, किस लिए मर्डर किया उसने, उस हिसाब से उसकी सजा तय होती है। 10 साल 20 साल उम्र कैद, फांसी, जो भी तय होता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशन पंगु बना बैठा हुआ है। यूएन में कोई मतलब तो रह नहीं गया। जहां पर मसला अमेरिका और इजराइल का आता है, वहां पर यूनाइटेड नेशन पंगु है, कचरा है, डस्टबिन, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। बस उसका जोर चलता है छोटे देशों पर, जो फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, जो लड़ाके नहीं होते हैं, उन पर जोर चलाएगा। उनके लिए प्रस्ताव पास होंगे और उसका कंप्लायंस अमेरिका करवाएगा। इराक पर हमला कैसे हुआ था? प्रस्ताव पास करवाया यूनाइटेड नेशन में और हमला कर दिया। अगर आज की डेट में 40-50 देश जाकर के यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ हमला करने का प्रस्ताव पास भी कर लेंगे तो अमेरिका पे हमला नहीं हो पाएगा। तो दादा है वो। लेकिन ये लड़ाई जितना आसानी से लोग सोच रहे थे खत्म हो जाएगी, जो नेतन्याहू उसके फ्रंट खोलता जा रहा है या डोनाल्ड ट्रम्प खोलते जा रहे हैं। नेतन्याहू का तो पक्का है नहीं, अभी भी कंफर्म नहीं है कि कोमा में है, कि अस्पताल पे है, कि मर गया, कहाँ है, उससे कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके तो खाली फर्जी वीडियो चलाए जा रहे हैं एआई की बना बना करके। लेकिन जिस तरीके से वो हरकतें हो रही है फ्रस्ट्रेशन वाली, इनका जो अटैक करना, रीजन क्या था कि किसी तरीके से नेतन्याहू की तरफ से लोगों का दिमाग हटाया जाए, कि जो नेतन्याहू की वीडियो की परख हो रही है वो परख बंद की जाए। क्योंकि अगर वहां की आवाम को मालूम हो गया कि नेतन्याहू मारा गया या घायल पड़ा अस्पताल में, तो वहां की आवाम में और भगदड़ मच जाएगी। सत्ता पलट तो वहां की कल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां का अपोजिशन कमजोर है। अपोजिशन को इतना कमजोर कर दिया नेतन्याहू ने कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस ही नजर नहीं आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो सकता था, लेकिन वहां पर चुनाव के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां कोई फोर्स लेके जाएगा नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प को गिरफ्तार करेगा नहीं, और जब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे गिरफ्तार होंगे नहीं। पहले तो इनका इम्पीचमेंट होना है, इम्पीचमेंट होने के बाद ही गिरफ्तार किए जाएंगे, जेल जाएंगे। और बेशर्मी से ये अपनी बेशर्म हरकतों पर नाच भी कर रहे हैं। इनको अपनी प्रीवियस की हरकतों पर शर्म भी नहीं आ रही है। इन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप एब्सटेन से बच नहीं पाओगे। आप कितना भी बचने की कोशिश करो, आप बच नहीं पाओगे एब्सटेन से। बिल्कुल आज बिल्कुल जी जी मैं खत्म हो गया। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, और मुझे लगा कि मैं अब्दुल वाहिद साहब जो बात आप कर रहे थे, आप देखिए राजस्थान पत्रकार ने पूछा कि ऐसी खबरें हैं कि आप अगला निशाना हो सकते हैं। ये सैयद अब्बास इराक्ची से कहा गया है कि ऐसी खबरें चल रही कि अगला निशाना आप हो सकते हैं। इस पर सैयद अब्बास इराक्ची जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा उन्हें ऐसा करने दो, हम मौत से नहीं डरते और ना ही अपनी जान कुर्बान करने में एक पल भी हिचकिचाते हैं। ये हमारे सीने पर एक सम्मान का तमगा होगा। ये आप देखिए, और ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह रहे हैं,
क्योंकि 2 दिन पहले आप देखिए कैसे सीना चौड़ा करके जब वर्ल्ड कुछ डे मनाया गया तो उसमें आपने देखा है कि वही अली लारीजानी कैसे चल रहे थे, कैसे बयान दे रहे थे। एक तरफ हमला हो रहा था और दूसरी तरफ खड़े हुए स्पीच दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो अगर सैयद अब्बास अरागची अभी ये बात कह रहे हैं और अगले पल कोई खबर आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं। और जहां तक आप देखिए, मैं आज से नहीं, एक जमाने से वॉच कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं कई एम्बेसी गया, कई मुल्क गया। आप अभी भी आप देखिए कि जो ईरान के एम्बेसडर है आज की तारीख में, आप उन्हें दावत दीजिए, अगर वो आएंगे तो वो अपनी गाड़ी से सीधे सीधे चले आएंगे, ना उनके आगे पीछे गाड़ी होगी, ना कुछ होगा, ना कोई सिक्योरिटी होगी, ऐसे ही उतर के चले आएंगे आम आदमी की तरह, पूछते पूछते आप रिसीव भी ना कीजिए। यही हाल जो है जो डॉक्टर हकीम इलाही है, जो नुमाइंदे फकी, आप सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वो है, वो आप देखिए ऐसे ही हम लोगों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरे तरह सफारतकार को बुला लीजिए और खासतौर से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर को कहीं बुलाइए आप, या इनके यहां जाइए, इनके दरवाजे खुले हुए हैं। आजकल तो फटोफट एम्बेसी के भी दरवाजे और इसके भी ईरान एम्बेसी और ईरान कल्चरल हाउस के, यानी आप चले जाइए, ऐसे बस बता दीजिए ताजियत के लिए आए, लेकिन आप यहां तरह चले जाइए, कोई 3-4 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो आजकल अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, मुझे तो लग रहा। तो देखिए फर्क जो है वो साफ नजर आता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अलग अलग हवालों से बड़ी खबरें आ रही हैं। यहाँ पे मुमताज साहब, अमित शुक्ला साहब ने एक बात कही है। मुमताज साहब, आप और पैनलिस्ट लोग ये बात क्यों नहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ईरानी सेना IRGC में मोसाद ने गहरी पैठ जमा ली है, ईरानी सेना की हर मूवमेंट की जानकारी मोसाद को रहती है। देखिए ऐसा है कि अब तक काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, परसों 500 लोग, 200 लोग, और चूंकि वहां पे जो रजा शाह पहलवी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं है, और मोसाद तो हर जगह एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि वो हालत जंग में है और वो फायदा उठा रहे हैं। तो इस वजह से वो नहीं कि वहां पे जासूस है इसलिए मूवमेंट में मारे जा रहे हैं, नहीं, अटैक इतने हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हर कोई अपना जासूस रखता है। तो हम ये कब कह रहे हैं, हमने कब कहा कि पैठ नहीं जमाई या वहां जासूस नहीं है, मोसाद नहीं है? हमने तो कभी कहा ही नहीं। पकड़े गए हैं, सजाएं मिली, मैं कब कह रहा हूं? तो ऐसा नहीं अमित शुक्ला जी। इसके अलावा जयदीप साहब ने एक और लिखा है कि दुश्मन लेबनान में, दुश्मन मीडिया जो है, एनिमी मीडिया, लेबनान में हिजबुल्लाह विरोधी सोशल मीडिया अभियान बहुत जोरों से चला रहा है, जिसमें सारी स्थिति के लिए हिजब और ईरान को दोषी बताया जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है, जो मिल्लत इस्लामिया है वो ऐसी बेचैनी में है कि इस वक्त किसी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, हसन रिजवी साहब ने लिखा है कि जंग अब खतरनाक मोड़ पहुंच गई है। ईरान ने कहा है कि आग के बदले आग, गैस के बदले गैस तबाह होगी। तो ये आप देखिए, और जाहिर सी बात है कि ये होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल जी अब्दुल वाहिद साहब, अच्छा राशिद साहब कुछ कहना चाहते? जी देखिए मुमताज भाई, ये जो बात हो रही है कि जासूस अंदर हैं, जासूस के ऊपर अभी हमको याद है कि भारत में 7 जासूस पकड़े गए हैं और तीनों एक ही मिशन पे थे, सातों। 3 यूक्रेन के थे, एक अमेरिका का जो लीड कर रहा था, और 3 एयरपोर्ट से पकड़े गए, शायद दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और आपका शायद कलकत्ता या चेन्नई, 3 एयरपोर्ट से पकड़े गए। अब हमारे अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उसके जासूस यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए थे? एक चीज। दूसरी चीज, 4 दिन 5 दिन पहले हमारे ये आपके ईरान के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वो वहां से निकल चुके थे, जहां बमबारी हुई थी वहां से निकल चुके थे वो उस वक्त, तो वो बच गए। उसके अगले दिन
वो फिर उसी जगह पे आए और भी जगह मुआयना किया जहां बम्बार्टिंग हुई थी, जहां मिसाइलें मारी गई थी, जहां पर फाइटर प्लेन से उन्होंने अटैक किया था, वहां फिर आए। तो उनसे कहा गया कल तो आप पे हमला हुआ था, अब आज फिर। उन्होंने कहा कि अगर मैं बंकर में वापस से रहने लगूंगा तो हमारी अवाम का विश्वास भरोसा हमसे उड़ जाएगा। हम वो कौम नहीं है कि जो अपनी जिंदगी बंकरों में ढूंढेंगे। ये बात आप इजराइल से पूछे वो बंकर में क्यों है। और अभी हम वापस से आते हैं इंडियन जासूस पे, जो अमेरिका का जासूस पकड़ा गया है। हम आपको पूरी गारंटी से, आज आप डेट और टाइम मेंशन है, नोट कर लिए कि आज 18 तारीख 11:35 है। एक फोन आएगा, उसको वापस बाइजर अमेरिका भेज दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके साथ। अब वो चाहे यहाँ कितना भी नुकसान पहुंचाने आ रहा हो। जी मुमताज भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब्दुल वाहिद साहब, यहाँ पे कतर के ऑफिशियल वेबसाइट को ईरान द्वारा हैक कर लिया गया है। ये देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट आई है। यहाँ पे एक रजा रिजवी साहब है, वो कह रहे हैं भाई आप सुबह से शाम तक जो खबर आ चुकी वही दे रहे हो। भाई मेरे जर्नलिस्ट वहां नहीं है, मेरा कोई रिपोर्टर नहीं है, जो मुझे एजेंसी से मिल रही है वही मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने आपसे कहा भैया कि अगर आपको ठीक लगे तो देखिए, नहीं ठीक लगे तो जहां ताजा अपडेट आ रही है वहां देख लीजिए। अच्छा, अगर आपको कोई ताजा अपडेट है तो दे दीजिए, मैं बता दूं लोगों को। यही तीन रास्ते हैं। मेरे वहां जर्नलिस्ट नहीं बैठे हैं, लाइव कवरेज नहीं हो रही है वहां से हमारी। जी अब्दुल वाहिद साहब। जी, जो बात अभी राशिद साहब ने कही है वो बात ठीक है बिल्कुल। और आप देखिए कि रिचर्ड कोलमैन हेडली वो बॉम्बे आता है, रेकी करता है, चला जाता है, क्या क्या होता है वो सब सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो आज बहुत बड़ा रैकेट रैकेट और ये जो गैंग जो है पकड़ा गया है उसमें यूक्रेन वगैरह के और अमेरिकन वगैरह, बताइए सीआईए के एजेंट्स हैं ये, और ये भारत के अंदर जो है आतंकवादी जो है गतिविधियां करना चाहते थे जिनको पकड़ा गया। तो हर जगह जो है देखिए, इसराइल के बारे में बहुत सारी चीजें लोग नहीं बताते हैं। मैंने कई बार बताया है प्रोग्राम में आपके कि एक जो है प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, उनसे मिलने गए थे यही नेतन्याहू। मीटिंग के बाद सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने चेक किया तो मालूम हुआ कि उनके कमरे में कोई डिवाइस लगा करके चला गया है। डिवाइस किसने लगाया? नेतन्याहू ने। कि भाई जाने के बाद भी देखूंगा कि मेरे बारे में क्या बात करते हैं सब। ऐसे ही एक थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से पहले, क्या नाम है उनका, जॉन जी जो भी है, उनका आया था कि मैं जो है नेतन्याहू से मिला ऑफिस में। नेतन्याहू को मैंने बोला कि ठीक है आप बैठिए, मैं जरा 2 मिनट में अभी आया। उसके बाद जब मैं जाता हूँ और उसके बाद मीटिंग के बाद हमारे यहाँ भी वो डिवाइस पाया गया और नेतन्याहू वहां पे फिक्स करके गया था डिवाइस। अब नेतन्याहू ऐसा, और उसके बाद नेतन्याहू ने इनको तो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर मीटिंग हुई उसी ऑफिस में, और वहां पे जो है नेतन्याहू ने डिवाइस लगा दिया था और वॉशरूम में लगा दिया था डिवाइस अमेरिकन प्रेसिडेंट के। जस्ट इमेजिन के लोग किस तरह के लोग हैं। आज एक इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल है मोहम्मद बनाडी का, तेहरान यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, देखना चाहिए नाजरीन को। अमेरिकन चैनल ने लिया है इंटरव्यू उनका, और उन्होंने उसमें साफ साफ बोला है कि भाई एपेस्टिन गैंग जो है ये हमसे पूछेगा जंग के बारे में। ये अपनी जो है वो सारी खामियां छुपाने के लिए जंग ईरान पर मुसल्लत की है इन्होंने, और ये फंस गए हैं और इनको निकलने का रास्ता नहीं देंगे अब। तो सूरत हाल इस वक्त ये भी है। तो पूरी दुनिया को बताया नहीं जाता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है इसराइल ये है, फला ये है। एक और वावेला मचाया जाता है कि 6 दिन की वार में इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी थी। लोग ये नहीं बताते कि जिस वक्त अरबों को शिकस्त दी थी उस वक्त अरब के सिर्फ 3-4 ममालिक ही लड़े थे। सऊदी अरब नहीं लड़ा था और बहुत सारे मालिक नहीं लड़े थे। सिर्फ जिनके बॉर्डर मिलते थे लड़े थे, और वो भी आधे दिल से लड़े थे। पूरी दिल के साथ वो इसराइल मुखालिफ नहीं थे। और दूसरी बात ये कि इसराइल अकेले नहीं था, इसराइल के साथ पूरा अमेरिका था, पूरा ब्रिटेन था, पूरा फ्रांस था, पूरा यूरोप था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में मुसलमानों को और बहुत सारी दुनिया के लोगों को शिकस्त हुई थी।
उस वक्त जो है बहुत सारे लोग थे। तो और जो है किस तरह से क्या-क्या हुआ था, तो लोग जो है पूरी हिस्ट्री नहीं देखते, सिर्फ बोलते हैं कि 6 दिन में इसराइल ने हरा दिया। भई 6 दिन में इसराइल ने हरा दिया था, तो तीसरा साल शुरू हो गया है, गज़ा पर कब्ज़ा करके दिखा दे इसराइल, बड़ा तो है। अपने बंधक छुड़ाने पड़े उसको, तो उसके लिए समझौता करना पड़ा, 1.5-2 साल लग गए, और वो भी एक मामूली ग्रुप से जिसका नाम हमास है। तो यहाँ तो पूरे का पूरा देश है ईरान, ये घिर जाएँगे, इनको बना देगा ईरान मौत का कब्रिस्तान। तो ये जो है सूरत-ए-हाल ऐसी जो है आसान नहीं है जैसा ये लोग मान रहे हैं। तो ये जो है कैफ़ियत ये है, और आज जो बात आपने कही है अब्बास अराग़ची साहब का इंटरव्यू, अब आप देखिए कि जो है वहाँ पे बम्बारमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब्बास अराग़ची अपने ऑफ़िस में बैठ कर के सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे हैं, अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे चैनल से बात कर रहे हैं। आप बताइए कि एक आदमी हालत जंग में है और वो इस तरह से ओपनली बात कर रहा है, पूरा मीडिया जो है ईरान के अंदर सीएनएन है, मौजूद है। भई जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब वहाँ अरे जो है दूसरी फ्रीडम, ये तस्वीरें भी तो देखिए, और ये ये आप देख तस्वीरें तो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अली आप लारेजानी साहब जनाज़े की है तस्वीर, ये बताइए। देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं अब्दुल भाई साहब, 2 सेकंड की, ये आपको अलग अलग एंगल से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। आप बताइए ये लाखों लाख लोग ये किस लिए बाहर आ गए और क्यों बाहर आ रहे हैं, क्यों इनके अंदर डर नहीं है? अगर तमाम बड़े लीडर, तमाम बड़े मिनिस्टर अगर वो बंकर में चले जाएंगे तो क्या इन अवाम के अंदर ये हौसला होगा कि वो बाहर आए इस तरह से? क्या वो बाहर निकल पाएंगे? क्या ये जो आप देख रहे हो लाखों लोग, आप बताइए जनाजे में यानी लारीजानी का जनाजा है, और उस जनाजे में आप देखिए कि ये भीड़, ये भीड़ क्यों इतनी भीड़ है? ये किस वजह से इतनी भीड़ है? क्या ये समझ रहे हो कि कुर्बानी के बगैर ये होता है? नहीं होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है। देखिए आप भीड़, ये कोई एआई नहीं है, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप इसको गौर से। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं। ये हौसला, ये हिम्मत, ये जाबाजी, ये बेखौफी, ये कहां से आती है? तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, जी अब्दुल वाहिद साहब। जी मुमताज बात थी कि ये जो है जज्बा कहाँ से आया। ये जो है जज्बा किसी और कौम में, किसी और रेस में नहीं पाया जाता। यहाँ पे किस लिए पाया जाता है? ये हर उस शख्स में पाया जाएगा जो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, अगर वो हक पर है तो ये जज्बा पाया जाएगा। अगर वो हक पर, मैं रोकूंगा यहाँ पे। एक बड़ी खबर आ रही है, अगर ये खबर सही है तो बहुत बड़ी खबर होगी। मैं अपने नाजरीन को बता देता हूं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर के तौर पे, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ पे परवीन गुलबशर साहिबन का इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया है। हमास, हूती वगैरह इजराइल में किसी तरह से अंदर जाना शुरू कर दिया है, ये आप देखिए। और अगर इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये बात काफी दिनों से चल रही थी, हिजबुल्लाह के लोग भी काफी तैयार थे, हमास ने अभी 4 दिन पहले परेड की थी, और हूती भी अगर वो खामोश है तो इसके पीछे क्या है हम लोग बराबर डिस्कस कर रहे थे। तो अगर ये खबर सही है तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब तिल अवीव पे फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसकी प्लानिंग, इसकी पटकथा जिसको कहते हैं, वो लिखी जा चुकी है और उसकी तैयारी है। जी अगर ये खबर सही है अब्दुल वाहिद साहब, कंप्लीट करें। जी, जो अभी आपने न्यूज़ दी है ये खबर गलत नहीं है। इस तरह की पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कुछ सामने आया है उसके अंदर ये बात आई है कि तुर्किया ने अहमद अल-शरा उर्फ जोलानी को बोल दिया गया है कि आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, जहाँ से जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। इट मीन्स दैट कि वो जो रसद की बात थी वो सारी की सारी कि हिजबुल्लाह को नहीं जाएगी, वो सारी दोबारा वो चैनल खुल चुका है। हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन खुल चुकी है, सब कुछ शुरू हो गया है। और दूसरा ये है कि आपको मालूम होगा कि जिस वक्त जो है टेक ओवर किया था जोलानी ने,
उसके बाद गोलान हाइट से भी काफी आगे जो है इस्राएली मिलिट्री बढ़ गई थी। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ तक थी कि जो राजधानी दमिश्क है वहां से सिर्फ 25-30 किलोमीटर की दूरी तक ही जो है इस्राएल मिलिट्री रह गई थी, इतने करीब आ गए थे। और इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है, वो लोग मानते हैं। ईरान ने पूरे 300 साल के अंदर, और उसको आप भूल जाइए, अगर हम जब से इस्लामी इनकलाब आया है 47 साल में, किसी एक मुल्क के खिलाफ भी एग्रेशन किया हो, कहीं जंग की हो, किसी से जाके अटैक किया हो, तो कोई आदमी बताए। ईरान ने दिफाई जंग लड़ी है, चाहे इराक के साथ रही हो या फिर अभी जो उस पर जंग मुसल्लत की गई है। तो ये ईरान की एक तारीख रही है कि वेल कल्चर्ड कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानते हैं किस तरह से क्या है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसकी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि सबको ये मौका गनीमत नजर आ रहा हो। और बिल्कुल जो है ये बात है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और ये पूरे के पूरे जितने आपने बताए, हिजबुल्ला है, हुसी हैं, और ये जो हमास वगैरह हैं, अब ये लोग एक मार्शल रेस में बदल चुके हैं। इनको शिकस्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो है सूरत हाल ये है। और अब इसराइल जो है, इसराइल को बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है इनका, दे मस्ट फील द हीट। तो ये जो है ये सब बातें हैं। और अभी आप देखिए, आज जो ईरान ने स्ट्राइक किया है तेल अवीव पे, एक बहुत बड़ा डिफेंस ऑफिशियल, कुछ का ये मानना है कि शायद वो डिफेंस का वो था सेक्रेटरी, उसको शायद ईरान ने एलिमिनेट कर दिया है आज। इनके साथ दिक्कत क्या है कि एरियल शेरोन था एक प्रधानमंत्री, 8 साल तक इन्होंने उसकी मौत को छुपाए रखा, बताते रहे कोमा में है, कभी बोला कि ब्रेन डेड है, कभी ये है। ये लोग छुपाते हैं, मक्कार हैं, यार हैं, और जो बुज़दिल होता है वही जालिम होता है और वही चीजें छुपाता है। तो ये जो है इनकी नस नस में है, और ये इसीलिए छुपाते हैं। नेतन्याहू 10 दिन से कोमा में है, शदीद तौर पर जख्मी है, इस हालत में नहीं है कि मीडिया के सामने आए, डॉक्टर्ड और फैब्रिकेटेड वीडियोस वगैरह शेयर कर रहा है। अभी जो आज उसके नाम से वीडियो शेयर हुआ कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ 3-4 बंदे हैं, उसने बोला कि हमने लारिजानी को एलिमिनेट कर दिया। इस वीडियो की भी जब छानबीन हुई है तो ये वीडियो भी 3 महीने पुराना पाया गया, जिसको पूरे भारत का मीडिया और बहुत सारे विदेशी चैनल, मैं जो बार बार बोलता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ भारत में नहीं है, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, एएफपी, सीएनएन, बीबीसी, ये बहुत सारे उसमें जो है गोदी मीडिया से कम नहीं है। यूक्रेन के बारे में बीबीसी के साफ साफ रिपोर्ट्स थी कि यूक्रेन के लोग तो वाइट पीपल हैं, ये तो गोरे हैं, इनको रूस मार रहा है तो पूरे यूरोप को आना चाहिए और जंग करनी चाहिए। तो ये रेसिस्ट रिमार्क्स थे। इसका मतलब कि जो गोरा है वो बीबीसी के लिए इंसान है, हम लोग भारत वाले इंसान नहीं हैं, अफ्रीका वाले इंसान नहीं हैं, इंसान सिर्फ जो है गोरा है। तो आप देखिए कि ये बीबीसी है, जिसको हम लोग बिल्कुल अंधी तकलीद करते हैं, बीबीसी ने छाप दिया तो बिल्कुल सही छापा होगा। तो मैंने बताया है, तो ये जो है ये सारे के सारे बहुत स्ट्रिक्ट वॉच की जरूरत है, क्रॉस चेकिंग की जरूरत है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये जो है, और ये लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखिए, गोदी मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में है, बिल्कुल सही है और सही रिपोर्ट नहीं दे रहे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट कर दिए गए। बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं है, और हैं तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो लोगों के सामने आए। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए। एक खबर और मैंने कल देखी थी या सुबह देखी थी कि वहां नए प्राइम मिनिस्टर की भी बात चल रही है कि किसे वहां नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। एक नाम भी सामने वहां पे किसी तरीके से आ गया है। तो ये भी वहां पे अंदर खाने खबर चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए भाई, आप ये बताइए 4-4, 5-5 एआई वीडियो क्यों जारी कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो आपने नहीं की। क्या फिर बेन गवीर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मोसाद का चीफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिनको कहा गया है, कहां गए ये सारे लोग? क्यों मीटिंगों में नहीं आ रहे? तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई बात बहुत बड़ी छिपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ पे और आ रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है राशिद रिजवी साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं समझता हूं है कि यहाँ अब यूएई ने भी